आइए अब हम आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्केलर्स और वेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। ये फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर का चैप्टर है और दिस इज़ माय नेम इज़ प्रोफेसर इमरान हाशमी। चैप्टर नंबर 2 और आज हम जो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के बारे में, वेक्टर को ऐड करने के तरीक़े, तो पहला जो तरीक़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है ग्राफिकल मेथड। सबको पता है ग्राफिकल मेथड के अंदर कोई मैथमेटिकल फार्मूला हम यूज़ नहीं करते। तो पहला तरीक़ा जो ग्राफिकल मेथड के अंदर है वो पैरेललोग्राम मेथड है। ये पैरेललोग्राम मेथड सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सेकंड मेथड ट्रायंगल मेथड, और ट्रायंगल मेथड भी आपके पास सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा तरीका जो बहुत कॉमन है, इट इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल, और ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर आपके पास गिवन हो तो हम इस मेथड से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो फिर एक मर्तबा अगर आप रिकॉल करें, पहला मेथड पैरेललोग्राम मेथड, और इस मेथड के अंदर सिर्फ आप दो वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ट्रायंगल मेथड, इसमें भी सिर्फ आप दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हेड टू टेल रूल, इसमें आप दो से ज़्यादा जितने वेक्टर्स को चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास ये था ग्राफिकल मेथड के 3 मेथड्स जिनको हम ऐड कर सकते हैं। अब आइए एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड के अंदर ये बात वाज़ेह है कि वी कैन यूज़ सम मैथमेटिकल फार्मूला टू सॉल्व द वेक्टर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। तो इसके अंदर हम पहला जो रूल पढ़ेंगे वो रूल है लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ साइन, ये भी सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब तीसरा मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो गया वेक्टर के एडिशन के ग्राफिकल मेथड के 3 मेथड हैं और एनालिटिकल मेथड के भी 3 मेथड हैं। तो ये 6 मेथड से हम पूरी वेक्टर की मैथमेटिक को, एडिशंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम मेथड, इसके अंदर दो वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर्स ये साइड्स होगी किसकी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो देखिए आप, सबसे पहले एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है पैरेललोग्राम मेथड, ये तीसरा और ये चौथा वेक्टर, और इसका जो डायगोनल है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये रिजल्टेंट कहलाता है। तो देखिए ये क्या कहलाता है? रिजल्टेंट कहलाता है।
तो अब आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये एक वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी ए वेक्टर ही होगा। नीचे वाला ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी ए वेक्टर होगा। सिमिलरली अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ये डायगोनल, इट इज़ अ रिजल्टेंट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे, पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं इसको हम। तो ये पैरेललोग्राम मेथड हमारे पास, ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। तो आइए दूसरा रूल पढ़ते हैं, और वो रूल है ट्रायंगल मेथड। यकीनन इसके अंदर वेक्टर, दो वेक्टर होंगे और एक वेक्टर ट्रायंगल की साइड रिजल्टेंट वेक्टर होगी। यहाँ ये बात क्लियर हो रही है। देखें, ये एक वेक्टर है, इसमें दूसरा वेक्टर बी ऐड हो रहा है, और ये इसका रिजल्टेंट है। तो आपके पास वेक्टर की तीन साइडों में दो वेक्टर्स होंगे और तीसरा रिजल्टेंट होगा। इट इज़ वेरी क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे हम एक वेक्टर को, इस वेक्टर को, ये वेक्टर इसमें ऐड हो रहा है, तो यकीनन जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर होगी। क्या होगा? वो रिजल्टेंट वेक्टर होगी। आपके पास क्या होगा? ये आपके पास ये देखिए क्या है आपके पास, ये एक वेक्टर है। अगर ये ए वेक्टर है तो इसमें बी वेक्टर ऐड हो रहा है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो तीन ट्रायंगल की साइड्स में दो वेक्टर्स होंगे और तीसरा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, देखिए ये ए वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, जो इन दोनों वेक्टर का एडिशन है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड के बाद हेड टू टेल रूल, मैंने आपको बताया था, ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। डायग्राम में आपको वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि ये एक ए वेक्टर है, इसमें ये बी वेक्टर ऐड हो रहा है, फिर इसमें ये सी वेक्टर ऐड हो रहा है, फिर इसमें ये डी वेक्टर ऐड हो रहा है, और ये आपके पास ये जो रिजल्टेंट है, ये आपके पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे 4 वेक्टर दिखाए गए हैं, इससे ज़्यादा वेक्टर भी पॉसिबल है। अब हम वेक्टर को देखें। पहला वेक्टर मैंने ए ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर मैंने बी ड्रॉ किया, तीसरा वेक्टर मैंने सी ड्रॉ किया। हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहा है। हर एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल मौजूद है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये सारे इसके वेक्टर्स हैं। ए में सी है, ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, तो ये आपके पास वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल। इसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन होता क्या है? इसमें भी दो वेक्टर होंगे और तीसरी जो साइड होगी ट्रायंगल की,
वो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करने के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम एनालिटिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, यकीनन इसका फॉर्मूला होगा। और वो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये लॉ ऑफ कोसाइन है। अब लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर होंगे ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा, ये जो थीटा है इसके बीच में, दैट इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है आपने, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूज़ करना सिखाया है। अब आप अगला मेथड हमारा लॉ ऑफ साइन, इसमें भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक रिजल्टेंट वेक्टर और ये आपके पास देखें, फॉर्मूला बेसिकली है क्या साइन लॉ का, साइन एंगल न्यूमरेटर में सारे साइन के एंगल होंगे और डिनोमिनेटर में इनकी साइड्स होंगी। डिनोमिनेटर में क्या होगी, साइन होगी। अब इसे लिखने का आसान सा तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि अगर आप एंगल अल्फ़ा लेंगे तो इसके ऑपोजिट की साइड क्या बन रही है, ऑपोजिट की साइड ए बन रही है। तो इट मीन्स अगर आपने यहाँ साइन अल्फ़ा लिखा, दैट इज़ अ साइन अल्फ़ा, और इसके नीचे जो साइड लिखोगे वो ए होगी। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली साइन बीटा, ये बीटा लेंगे आप, तो जब आप ये बीटा लेंगे तो क्या होगा, इस बीटा एंगल के सामने वाली साइड बी, ये देखिए ये हमने बी साइड ली है। सिमिलरली अगर हम गामा एंगल लेंगे, ये जो गामा लिखा हुआ है आपके पास, अगर ये गामा एंगल होगा तो इसकी साइड सी होगी। कैसे लिया आपने, ये देखिए ये गामा एंगल और ये ऑपोजिट साइड सी। ये लॉ ऑफ साइन लिखने का तरीका है, ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। तो अब हम लास्ट एनालिटिकल मेथड, ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन की फॉर्म में भी सवाल आता है कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। द वे ऑफ एडिंग वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो कौन से दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक a1 वेक्टर और एक a2 वेक्टर। ये a2 वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है। एक अहम बात, अगर हम दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर है आपके पास किसी भी एक्स वाई डायरेक्शन में लाई करता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एक्स और वाई डायरेक्शन है, इसके बीच में एक वेक्टर है, तो आप इस वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं,
देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास A1 वेक्टर है और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। अब ये स्प्लिट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट में, जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये कहलाएगा A1y, और दूसरा जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में मौजूद है वो कहलाएगा A1x। अब A1y जो कंपोनेंट है वो होगा A1 साइन थीटा। क्या होगा? A1 साइन थीटा। सिमिलरली A1x होगा तो वो क्या होगा? A1 कॉस थीटा 1। तो ये बेसिकली वेक्टर को स्प्लिट करने का तरीक़ा कहलाता है। इसके कंपोनेंट्स ऐसे बनते हैं। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम के अंदर इस रूल को फॉलो करते हुए इनको ऐड करना होगा, इन वेक्टर्स को। तो इसके लिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A1 है, एक वेक्टर A2 है। एक का एंगल आपके पास थीटा 1 है और दूसरे का एंगल आपके पास थीटा 2 है। तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले x और y एक्सेस लेंगे। इसके अंदर आपके पास एक वेक्टर होगा, एक आपके पास दूसरा वेक्टर होगा और ये इसका रिजल्टेंट होगा। और ये वेक्टर्स आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से सॉल्व होंगे और ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है और इस A1 वेक्टर के ये दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? ये एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। ये किसका कंपोनेंट है? ये A1 वेक्टर का। ठीक है, तो अब हम सिमिलरली ये A1 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बने, A1x और A1y। ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं, तो लिहाजा अगर ये A1y है तो ये भी A1y हो। A2 के दो वेक्टर होंगे, A2x और A2y। और A1y और ये A2y, इन दोनों को अगर आप यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ये A1y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये A1x ये A2x भी ऐड होके आपके पास AX के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरराइड जो मैंने किया इसको ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहला मसला जो आपके समझ में आना है वो ये है कि ये A1 वेक्टर है, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक A1x और एक A1y। क्लियर? फिर बताइए, A1 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक A1x और एक A1y। सिमिलरली A2 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक A2x और एक A2y। ये दो वेक्टर्स हैं A1 वेक्टर के A1x A1y,
A2 वेक्टर के A2x A2y, ये कंपोनेंट्स की मदद से आप ये पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप वन के अंदर हम रेक्टेंगुलर A1 वेक्टर के, मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था, दो कंपोनेंट होंगे, एक A1x और एक A1y। ठीक है। इसी तरह अगर इसके मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया था लिखकर, A1x का कंपोनेंट A1 cos थीटा 1 होगा और A1y का कंपोनेंट A1 sin थीटा 1 होगा। यानी A1x का कंपोनेंट A1 cos थीटा 1 होगा, A1y का कंपोनेंट A1 sin थीटा 1 होगा। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो x डायरेक्शन में होगा तो I लगाओगे, I यूनिट वेक्टर यूज़ होगा, ये I वेक्टर है। और अगर y डायरेक्शन में होगा तो कौन सा यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे? j along y एक्सेस, I along x एक्सेस। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि अब आपके पास पहला जो स्टेप हमने सॉल्व किया वो ये था कि A1 वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में और एक वेक्टर की फॉर्म में। तो अगला स्टेप टू, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? यहाँ भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन अब A2 वेक्टर के बनाएंगे। तो A2x होगा और A2y होगा और इसकी भी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखोगे तो जो x डायरेक्शन में होगा वहाँ cos थीटा लगेगा, y डायरेक्शन में होगा तो sin थीटा लगेगा। A2x A2 cos थीटा 2, A2y A2 sin थीटा 2। और ये डायग्राम में वाज़े तौर पर एक थीटा 1 एंगल बन रहा है और एक थीटा 2 एंगल बन रहा है A2 के लिए। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म के अंदर x डायरेक्शन में I यूनिट वेक्टर होगा और y डायरेक्शन के अंदर j यूनिट वेक्टर होगा। इट इज़ I एंड इट इज़ j। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं। इस देखिए, जिस तरह आपने A1 वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, इसी तरह हम A2 कंपोनेंट्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे A2 वेक्टर को। क्योंकि हमारे पास, अगर हम डायग्राम पे जाएं तो आपको पता चलेगा, ये आपकी डायग्राम है, देखें इस डायग्राम के अंदर आपको पता चल रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A1 है, इसके दो कंपोनेंट्स आपने बनाए A1x A1y। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या किया आपने? वेक्टर A2 था, उसके दो कंपोनेंट्स बनाए A2x और A2y। ये आपने सॉल्व किया इस तरह। ठीक है। तो अब हम दोबारा अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो ये है, देखिए नज़र आ रहा है ना आपको, जो अभी मैंने आपको समझाया। अब हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 क्या है? तमाम वेक्टर जो x डायरेक्शन में हैं उनको ऐड करना है। तो एक लम्हे के लिए अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो देखिए आपके पास ये जो x डायरेक्शन है इसमें दो वेक्टर हैं A1x A2x। इन दोनों का एडिशन ax के बराबर है। यानी क्या पता चल रहा है यहाँ हमको ये पता चल रहा है यहाँ से, इस जगह से, कि ये
ये जो ए एक्स है, ये ए एक्स आपके पास किसके बराबर है? a1x प्लस a2x के। ये देखिए, ये है आपके पास इसका सम। तो ये हम सम देखेंगे इसका। अगर मैं इसको और थोड़ा वाज़े करके आपको यहाँ ऊपर दिखा दूँ तो देखिए, यहाँ से आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो ये देखिए ए एक्स, ये वाला ए एक्स किन दोनों के सम के बराबर है? a1x और a2x के बराबर है। इन दो वेक्टर के सम के बराबर है। कौन सा वेक्टर? ax वेक्टर। अब ये बात क्लियर होगी, देखिए यहाँ से। अब हम इस स्टेप को अगर हम पढ़ें, स्टेप नंबर 3 को, जो हमने किया है वो स्टेप नंबर 3 आप यहाँ पर देखें। तो ये स्टेप नंबर 3 में हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। फाइंड द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा? ax है और a1x प्लस a2x के बराबर है। अभी बस समझाया मैंने। और अगर x डायरेक्शन के वेक्टर्स ख़त्म करोगे तो उसके साथ अलोंग i लगा दोगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? i कॉमन है। उसके बाद a1x, ये जो i कोफिशिएंट है, इसका जो i कोफिशिएंट है ये इक्वेट हो जाएंगे, इक्वेट होके वैनिश हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको समझाया a1x a1 cos थीटा के बराबर होता है और a2x a2 cos थीटा 2 के बराबर होता है। सिमिलरली स्टेप 4 along x डायरेक्शन। अब इसी तरह ay वेक्टर। अब आपको ay वेक्टर की तरफ अगर जाना है तो ये देखिए, ay वेक्टर यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये ay वेक्टर इन दो वेक्टर के सम के बराबर होगा, एक a1y और एक a2y वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है। तो आइए हम दोबारा वापस जाते हैं स्टेप 4 की तरफ। a1y और a2y, a1y और a2y j कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और a1y और a2y सिमिलरली साइन थीटा 2। इसके बाद ये अब हम स्टेप नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 5 सॉल्व करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। ये वो वेक्टर हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर हैं, a1 और a2 से जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये वो है। एक आपके पास ये जो a रिजल्टेंट वेक्टर था वो किसका कॉम्बिनेशन है? आपके पास दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो दो वेक्टर्स थे आपके पास a1 और a2, और इसका जो रिजल्टेंट है वो a है आपके पास। तो ये डायग्राम हम बना चुके हैं, आप पिछले स्टेप्स में देख चुके हैं। ये आपके पास एक a वेक्टर का ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजेंटल।
हॉरिजेंटल मीन्स इट इज़ अ बेस और ए वाई मीन्स इज़ अ परपेंडिकुलर। तो आइए हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाकर भी दिखाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज आपके पास ए है और बेस ए एक्स है और परपेंडिकुलर ए वाई है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखेंगे, उसके बाद ये जो स्क्वायर है आपके पास, इस स्क्वायर को जब हम ख़त्म करेंगे तो इसके बराबर में आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म होगा और यहाँ पे ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से आपने स्टेप 5 को सॉल्व किया है। अब हम आखिरी स्टेप इस एंगल थीटा की डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की। ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। वो आखिरी स्टेप हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द स्टेप नंबर 6। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज़ गिवन बाय the angle theta which is makes with the positive x direction। ये जो एंगल है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ बन रहा है। इसके लिए हम टेंजेंट थीटा का सहारा लेंगे। टेंजेंट थीटा फिगर से जाहिर है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यहाँ भी आपने क्या रखा? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और अगर हम सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा बराबर होगा, टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा और ए वाई ओवर ए एक्स। तो ओवरऑल आप इस तरह डायरेक्शंस निकाल सकते हैं किसी भी यानी रिजल्टेंट वेक्टर की। जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर गिवन हो उसकी डायरेक्शन हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ।